एक गोली अनगिनत पुरुषों के दिलों में एड्रेनालाइन का स्तर क्यों बढ़ा देती है? अंतरिक्ष में विशालकाय जीवों का वध करने के लिए लंबी तलवार चलाने वाला ये प्रतिष्ठित प्राणी हर पुरुष के लिए आवश्यक कवच है। प्रशांत महासागर की कहानी गहरे अंतरिक्ष में स्थित एक अंधकारमय ग्रह से शुरू होती है, जो मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पायनियर्स नामक एक बुद्धिमान जाति, ये अलौकिक जीव अपने प्रारंभिक चरणों में मानवता की तुलना में कहीं अधिक तकनीकी क्षमता रखते हैं। हालांकि अत्यधिक दोहन के कारण मानवता ने अपने ग्रह को एक उजाड़ बंजर भूमि में बदल दिया है। कार्रवाई करने के लिए विवश होकर पायनियर्स ने एक अंतरतारकीय उपनिवेशीकरण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें उन्होंने वर्म होल बनाने के लिए अंतरिक्ष फोल्डिंग तकनीक का उपयोग किया, लक्ष्य ग्रहों से संपर्क स्थापित किए और जबरन संबंध स्थापित किए। उन्होंने स्टार्टिंग बीस्ट्स नामक विशाल, अत्यधिक विषैले राक्षसों का क्लोन बनाया, जिन्हें विशेष रूप से लक्ष्य ग्रहों को नष्ट करने के लिए अग्रिम पंक्ति के रूप में तैयार किया गया था। एक साधारण स्टार्टर बीस्ट ही काफी है। शीर्ष स्तर के स्टार्टर बीस्ट की युद्ध शक्ति, जो संपूर्ण मानव सैन्य प्रणाली को सीधे चुनौती देने में सक्षम है, कल्पना से परे भयावह है। पायनियर्स की बस्ती तेजी से सौरमंडल में फैल गई और संसाधन समृद्ध पृथ्वी पर कब्जा जमा लिया। लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व ट्रायसिक काल में पायनियर्स ने पृथ्वी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन उस समय पृथ्वी की वनस्पति घनी थी और ऑक्सीजन की सांद्रता अत्यधिक थी, जिससे स्टार्टर बीस्ट का जीवित रहना और प्रजनन करना असंभव हो गया। वे केवल नष्ट हो गए। लाखों वर्षों बाद मानव औद्योगिक सभ्यता के तीव्र विकास और पर्यावरण प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में भारी वृद्धि हुई, जो स्टार्टर बीस्ट की जीवित रहने की आवश्यकताओं के लिए एकदम उपयुक्त थी। पायनियर्स ने गहरे समुद्र में स्थित मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर एबिस में वर्म होल का प्रवेश द्वार स्थापित किया। विलुप्ति का युद्ध चुपचाप शुरू हो गया। 11 अगस्त 2013 को वर्म होल पहली बार खुला और सैन फ्रांसिस्को में अचानक 7.0 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक घटना घटित हुई। हेडबोर्ड कोडनेम वाले एक तीव्रता के भूकंप ने एक दैत्य का आगमन को प्रेरित किया, जिसने शहर पर हमला कर दिया, जिससे इमारतें ढह गई और आग भड़क उठी। पूरा शहर पल भर में खंडहर में तब्दील हो गया। अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने तुरंत मोर्चा संभाला और उस दैत्य पर एक सप्ताह तक लगातार भारी बमबारी की। हालांकि तीव्र तोपखाने की गोलाबारी से उसकी सतह पर मामूली खरोंचें ही आ सकी। कोई और विकल्प न होने पर मानवता ने अंततः 3 परमाणु बमों का इस्तेमाल करके उसे बड़ी मुश्किल से नष्ट किया। लेकिन इसके बाद एक और भी बड़ी आपदा आई। परमाणु विस्फोट की तीव्र गर्मी से दैत्य का अत्यधिक विषैला रक्त वाष्पीकृत हो गया, जिससे एक विषैला कोहरा छा गया, जो आसपास के क्षेत्र में फैल गया और सैन फ्रांसिस्को के आसपास हजारों मील की भूमि को बंजर भूमि में बदल दिया। ये तबाही मानव इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। हमले के दिन को के-डे नाम दिया गया। अगले 2 वर्षों में बिगिनिंग बीस्ट्स के आक्रमण लगातार बढ़ते गए, जिससे मानवता अस्तित्व के कगार पर पहुंच गई। 5 फरवरी 2014 को बिगिनिंग बीस्ट्स की दूसरी लहर केओस ने फिलीपींस के मनीला पर आक्रमण किया। उसी वर्ष 1 जून को बैड ब्रेन नामक बिगिनिंग बीस्ट ने मेक्सिको के केप सैन लूकस पर अपना तीसरा हमला किया। ये पहला राक्षस था जिसके अवशेषों को अनुसंधान के लिए एक विमान वाहक पोत द्वारा मानवता के पास सुरक्षित रूप से वापस लाया गया था। मानवता ने अंततः बिगिनिंग बीस्ट्स की साजिश का पर्दाफाश किया। शुरुआत में बिगिनिंग बीस्ट सभी आत्मघाती हमलावर थे, जिनका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के पर्यावरण को विषाक्त पदार्थों से प्रदूषित करना था, ताकि बाद में उपनिवेशीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। इस नाजुक मोड़ पर विश्व के देशों ने पहली बार अपने मतभेदों को दरकिनार करते हुए संयुक्त रूप से रिम ऑफ द पैसिफिक संयुक्त रक्षा बल का गठन किया। हंटर प्रोजेक्ट, जिसे शुरुआती राक्षसों के आकार के अनुरूप विशालकाय मशीनों के निर्माण के लिए शुरू किया गया था, का उद्देश्य विशुद्ध रूप से शारीरिक हमलों से उनके आंतरिक अंगों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करना और विषाक्त पदार्थों के प्रसार को रोकना था। हालांकि अनुसंधान और विकास का मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ था। एकल पायलट पोन्स प्रणाली का प्रारंभिक डिजाइन मानव तंत्रिका सहनशीलता की सीमाओं से कहीं अधिक था। परीक्षण के दौरान सभी पायलट तंत्रिका तनाव के कारण मारे गए, लेकिन मानवता की लचीलेपन कभी कम नहीं हुई। 18 फरवरी 2018 को एक दोहरे पायलट मस्तिष्क समन्वित ड्रिफ्टिंग सेंसरी सिस्टम विकसित किया गया। दोनों पायलट एक साथ सोचते हुए मैक को नियंत्रित करते थे, जिससे प्रत्येक पायलट का कार्यभार काफी कम हो गया। इस प्रणाली पर भरोसा करते हुए मानवता के पहले मैक ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को धत्ता बताते हुए वास्तविक युद्ध में अपनी पहली जीत हासिल की और आधिकारिक रूप से शुरुआती राक्षसों के खिलाफ जवाबी हमला शुरू किया। शुरुआत में मेज शिकारी लगातार सटीक प्रहार करते हुए राक्षसों को मार गिराते थे और मानवता को थोड़े समय के लिए शांति प्रदान करते थे। हालांकि वर्म होल से निकलने वाले शुरुआती राक्षसों की संख्या बढ़ने और उनकी युद्ध शक्ति में वृद्धि होने के साथ मेज सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। कुलीन पायलट एक के बाद एक शहीद होते गए और आधे से अधिक मेज नष्ट हो गए। 2024 के अंत तक वैश्विक स्तर पर 46 राक्षसी हमले हो चुके थे, जिनमें से अकेले 2024 में 14 उच्च आवृत्ति वाले हमले हुए थे, जिससे हंटर प्रोजेक्ट अव्यवहार्य हो गया। संयुक्त राष्ट्र हांगकांग चीन को छोड़कर सभी मैकडोम बेस बंद करने के लिए मजबूर होकर राक्षस रोधी दीवार पर अपनी आशा टिका दी। हालांकि अरबों डॉलर की लागत वाली ये रक्षा पंक्ति 2 जनवरी 2025 को ध्वस्त हो गई। एक द्वितीयक राक्षसी वायरस सिडनी हार्बर में पहुंचा और मात्र 1 घंटे में दीवार को भेद डाला। जापानी चौथी पीढ़ी के मैक सेबर एथेना और ऑस्ट्रेलियाई तीसरी पीढ़ी के मैक वल्कन घोस्ट ने मिलकर हमला किया, लेकिन वायरस ने उन्हें आसानी से नष्ट कर दिया और वे कबाड़ में बदल गए। नाजुक क्षण में ऑस्ट्रेलियाई 5वीं पीढ़ी के मैक यूरेका रेडर ने अपने सीने पर लगे 6 लिंक 2x90 राक्षस रोधी मिसाइलों के साथ वायरस को पराजित किया और बड़ी मुश्किल से सिडनी को बचाए रखा। इस प्रकार लाइफलाइन प्रोजेक्ट पूरी तरह विफल हो गया और हंटर प्रोजेक्ट को पुनः आरंभ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मार्शल पेंटिकोस्ट खुद निर्माण स्थल पर गए और सेवानिवृत्त डेंजरस जिप्सी पायलट रोरी को टीम में वापस आने के लिए आमंत्रित किया।
5 साल पहले अलास्का के तट पर रोरी और उनके भाई यांगशी ने जिप्सी को उड़ाते हुए लेवल 3 के राक्षस स्काइथ हेड से लड़ाई की थी। एक मछली पकड़ने वाली नाव को बचाने के लिए रोरी ने आदेशों का उल्लंघन किया, जिससे मशीन की हालत खराब हो गई। उनके भाई ने भयंकर युद्ध में अपनी जान कुर्बान कर दी और रोरी ने अकेले ही लगभग नष्ट हो चुकी मशीन को संभाला। गैजेट जान ने अपने प्लाज्मा तोप का इस्तेमाल करके स्काइथ हेड दुश्मन को मार गिराया और मशीन को एंकरेज तट तक वापस लाते समय उसे जानलेवा तंत्रिका क्षति सहनी पड़ी। हालांकि गैजेट जान को अंततः भूले हुए कब्रिस्तान में फेंक दिया गया। आदेशों का उल्लंघन करने के कारण लोरी को नौकरी से निकाल दिया गया और एक मजदूर के रूप में काम पर लगा दिया गया। अब सर्वनाश के खतरे के बीच लोरी अभी भी टीम में लौटने के लिए सहमत है और युद्ध के माध्यम से मानवता के अस्तित्व की रक्षा करने का फैसला करता है। हांगकांग बेस पर पहुंचने पर लोरी को पता चलता है कि विश्व स्तर पर केवल 4 युद्ध तैयार मैक बचे हैं। चीन का स्टॉर्म क्रिम्सन रेनबो, रूस का चर्नो अल्फा, ऑस्ट्रेलिया का यूरेका रेडर और गैजेट जान जिसे उसने कभी चलाया था। मार्शल ने गैजेट जान के पूर्ण नवीनीकरण का आदेश दिया था, जिसमें एक दूसरा परमाणु रिएक्टर जोड़ा गया और इसके आंतरिक सिस्टम को अनुकूलित किया गया। वर्तमान गैजेट जान अभी भी तीसरी पीढ़ी के मैक के रूप में दिखाई देता है, लेकिन इसकी युद्ध क्षमता 5वीं पीढ़ी के मैक के बराबर है। धन की कमी और समय की पाबंदी के कारण अन्य मैक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं और उनकी मरम्मत करना मुश्किल है। क्षतिग्रस्त होने के बावजूद गैजेट जान एकमात्र ऐसा मैक है जो युद्ध के मैदान में तेजी से वापसी करने और जबरदस्त युद्ध क्षमता रखने में सक्षम है। कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद मार्शल ने लोरी का मिलान अपनी दत्तक पुत्री जैन माको से किया, जो मैक सिमुलेशन परीक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली एक प्रतिभाशाली लड़की थी। दोनों ने लगातार 51 जीत का रिकॉर्ड बनाया था और अद्भुत नियंत्रण क्षमता का प्रदर्शन किया था और उनके बीच एक असामान्य रूप से सहज प्रारंभिक तंत्रिका संबंध स्थापित हुआ। 4 आयामी तुल्यकालन के बाद उन्होंने यादें साझा की। लुओ ली अपने भाई के बलिदान के मनोवैज्ञानिक साए से सफलतापूर्वक मुक्त हो गया। हालांकि जैन माजी पहली बार सिनेस्थेसिया का अनुभव करते हुए तुरंत अपने बचपन के आघात में डूब गई। जब उसके घर पर राक्षसों ने हमला किया तो वो अपने माता पिता से अलग हो गई और गलियों में बेतहाशा भागती रही। अंततः एक गली में राक्षसों ने उसे घेर लिया। नाजुक क्षण में मार्शल ने पहली पीढ़ी के जैगर टैंगो वुल्फ को चलाकर राक्षसों को मार गिराया और उसे मृत्यु से बचाया। यही पहली पीढ़ी के जैगर की बेबसी सामने आती है। शुरुआती तकनीक अपूर्ण थी और बिजली सुरक्षा में खामियां थीं। लंबे समय तक उच्च तीव्रता वाले तंत्रिका संपर्कों के कारण मार्शल के शारीरिक कार्यों में अपरिवर्तनीय गिरावट आ गई। परमाणु प्रदूषित क्षेत्रों में लगातार युद्ध के कारण उसके शरीर में बड़ी मात्रा में परमाणु विकिरण जमा हो गया। विकिरण रोग के दर्द को कम करने के लिए मार्शल लंबे समय तक केवल मेट्रोल ही ले सकता था, लेकिन इससे केवल लक्षणों का इलाज हुआ, मूल कारण का नहीं। सिनेस्थीसिया के कारण नियंत्रण खोने के बाद जैन माजी ने अनजाने में प्लाज्मा तोप फायरिंग प्रोग्राम को सक्रिय कर दिया। तोप के बैरज में ऊर्जा तेजी से जमा होने लगी। एक बार फायर होने पर पूरा बेस राख में तब्दील हो जाता। सौभाग्य से मुख्य सिस्टम प्लानर काई तियानतोंग ने तुरंत और निर्णायक कार्यवाही की। रेंजर की मुख्य बिजली आपूर्ति कट जाने से अंतिम क्षण में आपदा बच गई। इससे पहले कि दोनों के बीच कोई आपसी तालमेल बन पाता, दोनों लेवल 4 राक्षसों को वेलिशु के हवाले कर दिया गया। फिर हांगकांग के मार्शल ने अचानक हमला कर दिया। मार्शल ने स्टॉर्म क्रिम्सन रेनबो और चर्नो अल्फा को दुश्मन से भिड़ने का निर्णायक आदेश दिया। यूरेका रेडर ने पीछे से सुरक्षा की। गोल्ड कोस्टलाइन खतरनाक थी। रेंजर तैयार था। मैक्स अभी समुद्र तक पहुंचे ही थे कि स्टॉर्म क्रिम्सन रेनबो पर वेलिशु ने हमला कर दिया। पूंछ के वार से वो दूर जा गिरा, लेकिन क्रिम्सन रेनबो ने तुरंत अपना संतुलन वापस पा लिया और घूमती हुई ब्लेड वाली 3 भुजाएं बढ़ाकर हमला किया। हालांकि वेलिशु ने इस मौके का फायदा उठाकर भुजाओं को पकड़ लिया। पायलट ने मौके का फायदा उठाकर तुरंत हवा में छलांग लगाई और वेलिशु को दूर फेंक दिया। रूसी चर्नो अल्फा तुरंत आ पहुंचा, लेकिन वेलिशु का बचाव उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत था। उसने अपनी चाबुक जैसी पूंछ घुमाई और अल्फा को दूर फेंक दिया। फिर वेलिशु ने अचानक अपनी पूंछ का सिरा घुमाया। अंत में स्टॉर्म क्रिम्सन रेनबो की पूंछ का सिरा एक नुकीले पंजे में बदल गया और उसने सटीकता से क्रिम्सन रेनबो का सिर पकड़ लिया। वेलिशु की शक्तिशाली पकड़ से कॉकपिट चकनाचूर हो गया। तीनों चीनी पायलटों की मौके पर ही मौत हो गई। अपने साथियों की मौत से अल्फा पायलट बुरी तरह क्रोधित हो गए। वे बेकाबू हो गए। यूरेका रेडर्स वेलिशु की ओर बढ़े, लेकिन दुश्मन द्वारा निगले गए तेज एसिड से वे अचंभित हो गए, जिसने कॉकपिट को तेजी से नष्ट कर दिया। यूरेका रेडर पायलट हैंसन और उसका बेटा मार्शल के आदेशों की अवहेलना करते हुए स्थन पर पहुंचे। हालांकि समुद्र में छिपा एक कछुआ अचानक उछल पड़ा और अल्फा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब हैंसन और उसका बेटा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अल्फा प्रायरी कछुए द्वारा पानी में फंसा हुआ है। दोनों रूसी पायलट खुद को छुड़ाने में असमर्थ रहे और अंततः विशाल मुट्ठी के नीचे कुचल गए। उनके कॉकपिट एक वीर बलिदान के रूप में विस्फोटित हो गए। ये जानते हुए कि 2 राक्षसों द्वारा हमला निश्चित मृत्यु है, हैंसन और उनके बेटे ने राक्षस रोधी मिसाइलें सक्रिय की, जबकि प्रायरी कछुए दुश्मन को पहले खत्म करने के इरादे से दूरी बना रहे थे। हालांकि प्रायरी कछुओं ने अचानक एक ईएमपी पल्स छोड़ी, जिससे रेडर्स की सभी विद्युत शक्ति, हथियार और प्रणोदन प्रणालियां तत्क्षण ठप हो गईं और वे पंगु हो गए। पल्स शॉक वेव ने बेस के मुख्य नियंत्रण कंसोल को भी प्रभावित किया, जिससे सभी बत्तियां बुझ गईं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए। मार्शल के पास कोई और विकल्प न होने के कारण उसे परमाणु ऊर्जा से चलने वाले डेंजरस जिप्सी को हमला करने का आदेश देना पड़ा। इस समय तक पावर फोर्स हांगकांग की ओर बढ़ चुकी थी। हालांकि प्रियरी कछुए पंगु रेडर्स पर ही केंद्रित रहे। हैंसन और उनके बेटों ने पीछे हटने से इनकार करते हुए अपने सिग्नल फ्लेयर्स निकाले और मैदानी कछुओं पर अंतिम हमला कर दिया। इसके बाद हुई इस घटना ने सैनिकों के साहस को कार्यवाही के माध्यम से प्रदर्शित किया। जैसे ही मैदानी कछुए ने प्रहार करने के लिए मुट्ठी उठाई, समुद्र में प्रकाश की एक किरण चमक उठी। वॉन्डरर जिप्सी के आने से खतरा मंडरा उठा। मैदानी कछुआ उग्रता से दहाड़ा और झपटा। लूली और जैन माजी ने पूर्ण सामंजस्य के साथ काम करते हुए मैदानी कछुए के पीछे घेरा बनाया और उसके ईएमपी पल्स अंग को फाड़ दिया। दर्द से करहाते हुए मैदानी कछुए ने वॉन्डरर को पकड़ा और उसे 360 डिग्री घुमाकर 1 किलोमीटर दूर बंदरगाह पर फेंक दिया। वॉन्डरर काफी देर तक पानी में तैरता रहा, फिर रुका और मैदानी कछुआ आगे बढ़ा। लूली और जैन माजी ने वॉन्डरर को नियंत्रित करते हुए उसे दौड़ाया और आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो गए। वॉन्डरर ने मैदानी कछुए का सिर पकड़ा और अपने हथौड़े जैसे यांत्रिक हाथ से उन्मत्त हमला कर दिया। एक रॉकेट हमले ने कछुए को अचेत कर दिया।
प्रेयरी कछुआ होश में आकर एक लाइट हाउस को पकड़कर घुमंतु जीव पर फेंक दिया। बंदरगाह में दोनों विशालकाय जीवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। वार पलटवार के बाद घुमंतु जीव ने अपनी प्लाज्मा तोप सक्रिय कर दी और झुलसा देने वाली ऊर्जा की किरणें प्रेयरी कछुए के शरीर को भेदते हुए उसे गिरा दिया। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए लूली ने हार नहीं मानी। उसके भाई की बलि का कारण बनी उसकी गलत निर्णय की वजह से ही उस दराती नुमा सिर वाले जीव की मृत्यु हुई थी। उसने तुरंत घुमंतु जीव को नियंत्रित करके दराती नुमा सिर वाले जीव को तब तक पकड़े रखा जब तक वो पूरी तरह से मर नहीं गया। उस कछुए की जान लेने के बाद ही वो अपने यंत्र के साथ हांगकांग शहर में प्रवेश कर पाया। दूसरी ओर शक्तिशाली चूहे को अपना लक्ष्य मिल गया था, राक्षस अनुसंधान विशेषज्ञ डॉक्टर न्यूट। इससे पहले न्यूट ने एक स्वनिर्मित उपकरण का उपयोग करके राक्षस के मस्तिष्क से संपर्क स्थापित किया था, लेकिन उसने मानसिक संचार की दो तरफा प्रकृति को नजरअंदाज कर दिया था। जब उसने सेलेस्टियल्स के रहस्य प्राप्त किए तो सेलेस्टियल्स को भी मानव प्रौद्योगिकी मेक के प्रदर्शन और रक्षात्मक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई। यही कारण है कि इन दोनों राक्षसों से निपटना इतना कठिन है। वे न केवल समन्वय में लड़ना जानते हैं बल्कि उन्होंने EMP पल्स कौशल भी विकसित कर लिया है, जिससे वे तीनों मेक को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं। सेलेस्टियल्स का उन्हें भेजने का मुख्य उद्देश्य न्यूट को अपने उपयोग के लिए पकड़ना था। जब भी माइटी रैट कोई हरकत करता, वंडरर क्रूज शिप लेकर आता और उसे माइटी रैट के सिर पर बेतहाशा घुमाता। माइटी रैट तुरंत संभल जाता, क्रूज शिप को अपने पंजों से पकड़ लेता और उसे घुमा देता। फिर वो वंडरर को कई मीटर दूर फेंक देता। जब वंडरर फिर से खड़ा हुआ तो माइटी रैट गायब हो चुका था। जैसे ही दोनों उसे ढूंढ रहे थे, माइटी रैट ऑफिस की इमारत से बाहर निकला और वंडरर पर झपटा। लोरी और नीडलमैन ने पलटवार किया और अपने पहले 2 मुक्के निशाने पर मारे। तीसरा मुक्का चूक गया और भयंकर मेगा रैट्स ने वंडरर को इमारत के पार धकेल दिया। अचानक उसने तेज एसिड उगल दिया। वंडरर एक तरफ हट गया और मेगा रैट्स की जीभ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करने लगा। मेगा रैट्स ने अपनी पूंछ को वंडरर के चारों ओर कसकर लपेट लिया। लोरी ने तुरंत नीडल को आदेश दिया कि वो अपनी बाईं बगल के नीचे से वाष्पीकृत सूखी बर्फ छोड़े। पलक झपकते ही मेगा रैट्स की पूंछ एक बर्फ के टुकड़े में जम गई। वंडरर ने उसे धीरे से हिलाया और जमी हुई पूंछ अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। स्थिति में सुधार हुआ। फिर वंडरर ने मेगा रैट्स के सिर पर दबाव डाला और नीडल के साथ उसकी जीभ भी खींच ली। असहनीय दर्द में मेगा रैट्स ऊंची छलांग लगाकर वंडरर को अपने पैरों से पकड़ लिया और रोबोट के बाहरी कवच को हल्के हल्के घावों से फाड़ दिया। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि मेगा रैट्स के अग्रपादों से कांटों का एक गुच्छा निकला, जिसने वंडरर को जकड़ लिया और इमारत पर बेतहाशा हमला करते हुए, पैर पटकते हुए और ऊपर की ओर उड़ते हुए अंततः बादलों को चीरते हुए 10,000 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के किनारे तक पहुंच गया। इस अत्यधिक ठंडे और ऑक्सीजन से रहित वातावरण में मैक की ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो गई और उसके प्लाज्मा तोपों का गोला बारूद भी खत्म हो गया। बचे हुए लोग बलि के बकरे की तरह निराशा में डूब गए, इस बात से अनजान कि नीडल घात लगाए बैठा था। मैक की मरम्मत के दौरान नीडल ने चुपके से स्टील ब्लैक मिश्र धातु से बनी एक TD6 लॉकिंग कुंजी स्थापित की। एक महत्वपूर्ण क्षण में लॉकिंग कुंजी निकाली गई और नीडल ने पूरी सटीकता से ब्लेड को माइटी रैट के कोर में छेद कर दिया, जिससे राक्षस का सफलतापूर्वक वध कर दिया गया। माइटी रैट को मारने के बाद गैजेट जैन 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। इतनी ऊंचाई पर स्टील का शरीर भी चकनाचूर हो जाता। जब गैजेट जैन 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने अपने सीने से सारा ईंधन निकाल दिया, जिससे शक्तिशाली धक्के ने गिरने के झटके को कम कर दिया। अंत में वह यंत्र जमीन पर जोर से गिरा, धरती जोर से कांप उठी और आसमान धुएं से भर गया। लेकिन घने धुएं के बीच खतरनाक गैजेट जैन धीरे धीरे फिर से उठ खड़ा हुआ। मानवता ने इस भयंकर युद्ध में जीत हासिल कर ली थी, लेकिन इससे पहले कि सब चैन की सांस लेते, मरम्मत दल ने यंत्र की मरम्मत के लिए तुरंत समय के साथ होड़ लगा दी, क्योंकि एक और भी बड़ा अंतिम युद्ध उनका इंतजार कर रहा था। शहर के एक दूसरे कोने में मजदूर माइटी रैट के अवशेषों को इकट्ठा कर रहे थे। उनके पीछे था उसका सरगना, हांगकांग का सबसे बड़ा काला बाजार राक्षस व्यापारी हैनिबल, जो राक्षसों के अंगों की अवैध बिक्री से मुनाफा कमाता था। धन की कमी के कारण मार्शल को केवल उसे ही राक्षसों के अवशेष मुहैया कराने पड़ते थे। मार्शल के परिचय के माध्यम से ही डॉक्टर न्यूट को हैनिबल के बारे में पता चला, जो पायनियर्स के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक ताजा संपूर्ण राक्षस मस्तिष्क खरीदना चाहता था। हालांकि जब श्रमिकों ने वाइवरन के शरीर में प्रवेश किया तो उन्होंने पाया कि उसके मुख्य और द्वितीयक दोनों मस्तिष्क क्षतिग्रस्त थे। सौभाग्य से इस वाइवरन के भीतर एक अपरिपक्व राक्षस था, जो जन्म के तुरंत बाद टूटकर मर गया। न्यूट को गलती से पूरा मस्तिष्क मिल गया, लेकिन इसी समय बेस ने 2 चारधारी राक्षसों से फिर से संकेत प्राप्त किए। वे उतरे नहीं थे, बल्कि वर्म होल के पास घूम रहे थे। स्पष्ट रूप से न्यूट की समझ के अनुसार पायनियर्स मानवता की वर्म होल को नष्ट करने की योजना के बारे में जानते थे और उन्होंने विशेष रूप से इसकी रक्षा के लिए राक्षसों को भेजा था। मानवता के पास कोई रास्ता नहीं था और वे केवल सीधे हमला कर सकते थे। लेकिन तभी यूरेका रेडर पायलट ओल्डमैन अपने बाएं हाथ में चोट लगने के कारण और लड़ने में असमर्थ होने के कारण मार्शल ने दृढ़ता से स्वयं उनकी जगह लेने का फैसला किया और ओल्डमैन सेन के बेटे के साथ साझेदारी की। मुकोतो बहुत चिंतित थी। मार्शल का शरीर पहले ही मरम्मत से परे था और जैगर को उड़ाना उनकी जान ले सकता था। हालांकि मार्शल का संकल्प दृढ़ था। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बल्कि मानव सभ्यता के लिए जीवन मरण का संघर्ष था। उसे सब कुछ दांव पर लगाना था। मुकोतो हालांकि अनिच्छुक थी, लेकिन उसके फैसले का सम्मान करने के लिए मजबूर थी। इसी बीच डॉक्टर हर्मन ने कुछ गड़बड़ महसूस की। राक्षसों के प्रकट होने की आवृत्ति के अपने अनुमान के आधार पर इस बार 3 राक्षस प्रकट होने चाहिए थे। अपनी परिकल्पना की पुष्टि करने के लिए हर्मन ने न्यूट के साथ एक तंत्रिका संपर्क स्थापित करने का निर्णय लिया। इस बार पूर्वजों के और भी रहस्य उजागर हुए। पूर्वजों की सभ्यता में
में एक सख्त पदानुक्रम था जो बिशप, कार्डिनल और राजदूत स्तरों में विभाजित था। मुकुट जितना बड़ा होता था, स्तर उतना ही ऊंचा होता था और क्लोन का प्रारंभिक राक्षस उतना ही शक्तिशाली होता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वर्म होल में एक डीएनए पहचान प्रणाली थी। केवल पूर्वजों द्वारा नामित प्रजातियां ही इससे गुजर सकती थीं। एक जैगर को वर्म होल पार करने के लिए उन्हें एक राक्षस को प्रवेश टिकट के रूप में लाना पड़ता था, अन्यथा उन्हें सीधे रोक लिया जाता। दोनों ने तुरंत मार्शल को सूचना दी। ये घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़ था। यूरेका रेडर और जिप्सी डेंजर 2400 पाउंड के थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड लेकर 11,000 मीटर गहरे चैलेंजर एबिस में घुसपैठ कर चुके थे। जैसे ही वे वर्म होल के पास पहुंचे, उम्मीद के मुताबिक 3 राक्षस प्रकट हुए। जैसा कि हर्मन ने भविष्यवाणी की थी, उनमें से एक पृथ्वी का पहला लेवल 5 राक्षस राइजू, जो 182 मीटर लंबा और 6,750 टन वजनी था, लगभग मैक के आकार से 2 गुना। इसने तुरंत अपनी पूंछ से रेडर पर हमला किया और मैक के कवच को आसानी से भेद दिया। उसी समय लेवल 4 राक्षस अबोमिनेशन ने जिप्सी डेंजर पर हमला किया। लॉरी और माको ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अबोमिनेशन मैक को पकड़ लिया और लगातार 2 बार सिर से टक्कर मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने उसका गला घोंटकर उसे समुद्र की तलहटी में पटक दिया। जैसे ही जिप्सी डेंजर ने घातक प्रहार करने के लिए अपनी चेन तलवार निकाली, लेवल 4 का राक्षस वेलोसिरैप्टर बगल से निकला और जिप्सी डेंजर का दाहिना हाथ काट डाला। अबोमिनेशन ने इस मौके का फायदा उठाया। राक्षस ने पलटवार करते हुए कटे हुए सिर पर हमला किया। दोनों ने किसी तरह खुद को संभाले रखा और अबोमिनेशन को अपने पैरों के तले दबाकर उसके सिर में अपने बाएं हाथ की चेन तलवारों से वार किया और अपने बाएं हाथ की चेन तलवार से उसका सिर भेद दिया और उसे समुद्र तल पर स्थित ज्वालामुखी तक घसीट कर ले गए ताकि उसे जला सके। हालांकि उस भयानक जीव की जीवन शक्ति अत्यंत प्रबल थी और वो खुद को छुड़ाकर भाग निकला। इस समय तक वॉन्डरर पहले ही थक चुका था और नार्गाकुगा ने फिर से पूरी गति से हमला कर दिया। इस विकट परिस्थिति में लॉरी और मासाको ने एक भयंकर लड़ाई लड़ी। अपनी चेन तलवार उठाकर उसने उसे वेलोसिरैप्टर के जबलों में घुसा दिया और उसकी पूंछ काट डाली, जिससे वो तुरंत मर गया। युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर रेडर्स और पॉइजन वुमेन के बीच युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया था। मार्शल की युद्ध क्षमता में कोई कमी नहीं आई थी, जिससे पॉइजन वुमेन बुरी तरह से घायल हो गई थी और उसके हाथ लगभग कट गए थे। मृत्यु के खतरे को भांपते हुए पॉइजन वुमेन भाग गई। भयानक जीव तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़े। बुरी तरह घायल वॉन्डरर मदद करना चाहता था, लेकिन मार्शल ने उसे रोक दिया और कहा कि वो दोनों राक्षसों के साथ ही मर जाएगा। विस्फोट को फिर से शुरू करने का कार्य वॉन्डरर लॉरी को सौंपा गया, जिसने अपने दुख को दबाकर सहमति दे दी। जब अबोमिनेशंस और पॉइजन वुमेन ने उन्हें घेर लिया तो मार्शल ने 2400 पाउंड के थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट में विस्फोट किया, जिससे प्रलयकारी तबाही मच गई। रेडर को केंद्र बनाकर ऊर्जा फैली। जिप्सी ने झटके को झेलने के लिए तुरंत अपना धड़ नीचे कर लिया, जिससे समुद्र में एक जल रहित स्थान बन गया। लॉरी और माको को ऐसा लगा जैसे वे जमीन पर खड़े हों। कुछ ही देर बाद समुद्र का पानी वापस आ गया और 2 झटकों ने जिप्सी के सिस्टम को पतन के कगार पर ला दिया। सौभाग्य से मशीन अभी भी मुश्किल से चल पा रही थी। लॉरी ने जिप्सी को नियंत्रित किया और गिफ्ट के अवशेषों को वर्म होल की ओर खींचना शुरू किया। हालांकि जब वे वर्म होल से केवल 100 मीटर दूर थे तो विस्फोट में बची हुई पॉइजन वुमेन ने फिर से जिप्सी को रोककर हमला किया। लॉरी ने रॉकेट प्रणोदन प्रणाली को सक्रिय किया और पॉइजन वुमेन का लगातार पीछा करते हुए वर्म होल की ओर बढ़ गई। नीचे उतरते समय विशेली महिला ने उन्मादपूर्ण जवाबी हमला किया और अपने पैरों और पूंछ से वॉन्डरर पर बार-बार प्रहार किया। लॉरी और माको ने मिलकर उसकी छाती पर लगे फ्यूल उपकरण को सक्रिय किया, जिससे तीव्र गर्मी के कारण उसका हृदय जल गया और उसकी मृत्यु हो गई। वर्म होल को सफलतापूर्वक पार करने के बाद उनके सामने का दृश्य विस्मयकारी था। ये एक उजाड़ अंधेरी जगह थी जहां आकाश में एक धधकती हुई लाल तारा चकाचौंधियाने वाली रोशनी की तरह चमक रहा था और तीव्र गर्मी से हवा विकृत हो गई थी। आसपास का क्षेत्र शुरू से ही उष्मायन फली से भरा हुआ था। यहाँ लॉरी ने आकाशीय योद्धा का असली रूप देखा। उसने तुरंत रिएक्टर के आत्मविनाश अनुक्रम को सक्रिय किया और एक बचाव फली में बैठकर भाग निकली। अंततः वॉन्डरर का खतरा आकाशीय योद्धा ग्रह पर फट पड़ा। उसकी अपार ऊर्जा ने आकाशीय योद्धा ग्रह को चकनाचूर कर दिया और दोनों ग्रहों को जोड़ने वाले वर्म होल को पूरी तरह से बंद कर दिया। अंततः लॉरी और माको बच गए और मानवता को इस प्रलयकारी आपदा में आशा की एक किरण मिली। लेकिन ये जीत अनगिनत रोबोट पायलटों के खून और जान की कीमत पर आई है और ये प्रतिकूल परिस्थितियों में मानवता के अदम्य साहस का सबसे बड़ा प्रमाण है। कोई नहीं जानता कि ब्रह्मांड की गहराई में छिपा हुआ दिव्य योद्धा फिर से आक्रमण की योजना बनाएगा या नहीं, लेकिन जब तक मानव सभ्यता जिंदा रहेगी प्रतिरोध की लौ कभी नहीं बुझेगी। आज के लिए बस इतना ही। खाते हुए फिल्म का आनंद लें। अगली बार और भी रोमांचक सामग्री के साथ मिलते हैं।